प्रकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में एवं पहले के अध्याय में हमें पढ़ाया गया था कि गण संस्कृत भाषा में समस्त धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। जिस गण की जो धातु किसी गण की प्रथम है उसके आधार पर उस गण का नामकरण किया गया है। समस्त 10 गणों को जानने के लिए एक श्लोक लगा देता हूं मैं तुम्हें। तो एक श्लोक, इस श्लोक के माध्यम से हम समस्त 10 गणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भवादि अदादि जुहोत्यादि जवादि स्वादि रेव च तुदादिश्य रुदादिश्य तनादि की चुरादय। अर्थात भवादि यानी कि भवादिगण, अदादि अदादिगण, जुहोत्यादिगण, देवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादगण यानी कि चौरादिगण। कहने का तात्पर्य समस्त 10 गणों को हम इस श्लोक के माध्यम से ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद पुरुष, संस्कृत भाषा में कर्ता को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। संस्कृत भाषा में जो कर्ता होता है उसको पुरुष कहा जाता है। सभी धातुओं के रूप 3 पुरुषों में होते हैं, क्योंकि धातु, लकार, पुरुष, वचन ये सभी संस्कृत के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसलिए हमें पुरुष के बारे में भी जानना आवश्यक है कि संस्कृत भाषा में पुरुषों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, इसके कर्ता होते हैं से, तौ, ते, अर्थात तद शब्द से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में रखा गया है। इनके अतिरिक्त कोई भी नाम यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का जो नाम होगा वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही रखा है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कर्ताओं में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, अर्थात युष्मत् शब्द के जो रूप हैं वो मध्यम पुरुष में रखे गए हैं। तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। कहने का तात्पर्य अस्मत् शब्द रूप उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं। इसके बाद वचन, क्योंकि समस्त तीनों पुरुषों को 3 वचनों में बांटा गया है। पुरुषों को 3 वचनों में विभाजित किया गया है, इसलिए संस्कृत भाषा में वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, एक को जानने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है और 3 या अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह बालक है तो से बालकः अस्ति, वह बालक है। अभी मैं कहता हूँ कि वे दोनों बालक हैं तो क्या लगाएंगे? वे दोनों के लिए तौ लगाएंगे यानी कि द्विवचन लगाएंगे। अगर मैं कहूँ कि वे सब बालक हैं तो क्या लगाएंगे हम? ते, अर्थात बहुवचन। तो एक के लिए एक वचन का प्रयोग, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग और 3 या अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद नंबर आता है काल और लकार। काल और लकार के विषय में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो धातुएं हैं वो काल के अनुसार ही प्रयुक्त की जाती हैं। यानी समस्त धातुओं को हम काल के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। काल से तात्पर्य लकार, यानी कि जिसको हिंदी भाषा में हम काल कहते हैं उसे ही संस्कृत भाषा में लकार कहा जाता है। तो ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि लकार क्यों कहते हैं, काल को लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा में लकारों की संख्या 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 10। समस्त 10 लकारों का प्रथम वर्ण ला होता है। समस्त 10 लकारों का प्रथम वर्ण क्या होता है? ला। इसलिए हम इन्हें लकार कहते हैं, क्योंकि लकार का तात्पर्य क्या है?
ला से अर्थ है लय यानी कि ला, और कार से अर्थ है वर्ण। तो ला वर्ण से प्रारंभ होने के कारण, ला वर्ण से प्रारंभ होने के कारण काल को संस्कृत भाषा में लकार कहा जाता है। अब काल होता क्या है? काल होता क्या? सभी जानते हैं कि क्रिया को जो करने का समय होता है, क्रिया को करने का जो समय है, अर्थात कोई भी क्रिया जिस समय में होती है वह उसका काल कहा जाता है। कोई भी क्रिया जिस समय में की जाएगी वही उसका क्या होगा? काल होगा। काल के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। काल के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन जब संस्कृत भाषा में लकार की संख्या पूछी जाएगी तो संस्कृत भाषा में लकार की संख्या 10 मानी गई है, अर्थात संस्कृत भाषा में लकारों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं कि 10 काल कैसे हो सकते हैं। तो काल 10 नहीं है, काल तो 3 ही है। काल कितने हैं? काल 3 है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन संस्कृत भाषा में जो 10 लकार होते हैं उन 10 लकारों में से प्रथम 6 लकार, 10 लकारों में से प्रथम 6 लकार समय को बताते हैं, यानी काल को बताते हैं। कितने बताएंगे? 6 लकार। तो संस्कृत भाषा के प्रथम 6 लकार काल यानी कि समय को बताएंगे। आगे आने वाले जो 4 लकार होंगे वो केवल क्रिया का प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया का प्रकार, कि क्रिया किस प्रकार की है, क्रिया किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार से तात्पर्य है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल को कैसे परिभाषित करेंगे हम? तो क्रिया का वह काल जिसमें क्रिया का प्रारंभ और कार्य का होना तो पाया जाता है किंतु उसकी समाप्ति नहीं देखी जाती है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया प्रारंभ हो रही है, कार्य करना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उसका समापन का मालूम नहीं है, यानी कि समाप्ति जहाँ नहीं देखी जाए, कार्य का केवल होना पाया जाए, वहाँ लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो, या जैसे मैं कहता हूँ कि अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या तुम संस्कृतम पठसि, तुम संस्कृत पढ़ते हो। तो पढ़ने का कार्य हो रहा है, समापन उसका नहीं है। तो जब कार्य का प्रारंभ होना पाया जाए, उसकी समाप्ति नहीं देखी जाए, तब वहाँ वर्तमान काल अर्थात लट लकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है लुंग लकार। लुंग लकार से तात्पर्य है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल क्रिया का वह समय है जहाँ कार्य आरंभ होकर समाप्त भी हो जाता है। भूतकाल अर्थात सामान्य भूतकाल से तात्पर्य क्या है कि सामान्य भूतकाल वह काल है जहाँ क्रिया का प्रारंभ भी होता है और समापन भी होता है। जब क्रिया प्रारंभ होकर समाप्त भी हो जाती है तब उसे हम सामान्य भूतकाल अर्थात लुंग लकार कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रमा स्वगृहम आगमत, रमा अपने घर गई। अब जाएगा कब कोई व्यक्ति? जब आएगा तभी तो जाएगा, अगर आएगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कार्य आरंभ हुआ, आरंभ होने के बाद समाप्त भी हो गया। तो जब कार्य प्रारंभ होकर समाप्त हो जाता है तब वहाँ लुंग लकार अर्थात सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है भाई। अगला होता है लंग लकार, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं? भूतकाल के लिए लंग लकार का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो भूतकाल कोई सा भी हो। हम भूतकाल के लिए अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हम क्या करेंगे? धातु रूपों की व्याख्याएं करेंगे तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि धातु कितनी होती हैं, धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया गया है।
धातु कितने लकारों से चलती हैं, अर्थात कितने कालों में चलती हैं। तो हमारी जो धातुएं होंगी वो समस्त 10 लकारों में चलती हैं, यानी हमारी समस्त धातुएं 10 गणों में विभाजित हैं। 10 गणों के अंतर्गत ही समस्त धातुओं को समाहित किया गया है और समस्त धातुएं 10 लकारों में चलाई जा सकती हैं। धातुओं के जो रूप हैं वो समस्त 10 लकारों में चलेंगे, इसलिए हमें लकारों का पढ़ना आवश्यक है। तो तीसरा होता है लंग लकार, अर्थात अनद्यतन भूतकाल। अनद्यतन जैसा नाम से प्रकट हो रहा है कि अन प्लस अद्यतन, अन प्लस अद्यतन, तो अर्ध का मतलब होता है आज, अन का मतलब होगा नहीं से। तो जो आज नहीं है अर्थात आज से पहले हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, अनद्यतन भूतकाल कहेंगे। परिभाषित करने के लिए कि अनद्यतन भूतकाल वह काल है जो आज ना हो, अर्थात आज प्रातः से पूर्व का जो समय होगा, आज प्रातः, आज सुबह से पहले का जो समय है वो अनद्यतन भूतकाल अर्थात लंग लकार कहा जाएगा। जैसे पाठक स्वगृहम् अगच्छत्, पाठक अपने घर चला गया, इससे तात्पर्य हम क्या लगाएंगे कि आज से पहले ही वो चला गया। चौथा होता है लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार से तात्पर्य है परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल अर्थात परोक्ष, परोक्ष का मतलब है जिसने हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा देखा हुआ। अनद्यतन जो आज नहीं है, ऐसा भूतकाल परोक्ष अनद्यतन भूतकाल लिट लकार कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य कि वह काल जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष होना ना पाया जाए, अर्थात क्रिया हमें प्रत्यक्ष नहीं देखी, क्रिया का होना हमने नहीं देखा अपनी आंखों से, केवल किसी ने देखा नहीं हो, सुना हो, यानी जिसको किसी ने देखा नहीं है केवल सुना है, उसे परोक्ष अनद्यतन भूतकाल अर्थात लिट लकार कहते हैं। जैसे राम अयोध्या राजा बभूव, राजा अयोध्या के कौन हुए, राम हुए, राम अयोध्या राजा बभूव, राम अयोध्या के राजा हुए, अर्थात हम में से किसी ने देखा नहीं देखा, कहने का मतलब हमने केवल उसे सुना है। तो जहाँ क्रिया का प्रत्यक्ष होना नहीं पाया जाता है, केवल जिसको किसी के द्वारा सुना जाता है, उसे हम संस्कृत की भाषा में लिट लकार अर्थात परोक्ष अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। पांचवा होता है लरट लकार। पांचवा होता है लरट लकार, यानी सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्य काल जैसा सभी जानते हैं, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो निकल गया और भविष्य जो आगे आएगा। तो सामान्य भविष्य काल क्रिया का वह काल है जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना ना पाया जाए, अपितु उसका आगे होना पाया जाए। अब देखो वर्तमान काल तो क्या होता है कि जहाँ क्रिया का प्रारंभ होता है समापन नहीं होता, वो वर्तमान काल है। लरट लकार क्या है, लरट लकार वह काल है जहाँ क्रिया का आगे होना पाया जाता है लेकिन प्रारंभ होना नहीं पाया जाता है, हम उसे लरट लकार कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मोहन स्वगृहम् गमिष्यति, मोहन अपने घर जाएगा। अब इसमें आगे कोई बात नहीं है, अर्थात इसमें प्रारंभ का कोई पता नहीं है, केवल आगे होने की बात हो रही है कि मोहन स्वगृहम् गमिष्यति, मोहन अपने घर जाएगा। इसके अलावा तो कहने का तात्पर्य इसके अलावा 5 लकार और हैं। लुट लकार परोक्ष भविष्य काल, परोक्ष भविष्य काल यानी कि अनद्यतन भविष्य काल, सॉरी लुट लकार यानी कि अनद्यतन भविष्य काल जो आज नहीं हो, आज रात के 12 बजे के बाद और कल 12 बजे तक का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, अनद्यतन भविष्य काल लुट लकार कहा जाएगा। तो प्रथम 6 तो समय को बताते हैं
उसके बाद में आने वाले अन्य जो 4 लकार हैं, अन्य 4 लकार हैं, वो कैसे बताएंगे? वो केवल क्रिया का प्रकार बताएंगे। क्या बताएंगे? क्रिया का प्रकार बताएंगे। तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं लुट लकार। अनद्यतन भविष्यकाल, अनद्यतन भविष्यकाल। तो इसमें क्या होता है? अनद्यतन, जो आज नहीं है। अब आज का समय कब तक है? रात के 12 बजे तक। आज का समय कब तक है? आज रात के 12 बजे तक है। तो आज रात के 12 बजे के बाद में जो भी होगा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद कल 12 बजे तक का जो समय होगा वो अनद्यतन भविष्यकाल कहा जाएगा। जैसे मैं कहूं कि राम जयपुरम सुगंता, राम जयपुरम सुगंता। राम जयपुर कल जाएगा। कब जाएगा? कल, अर्थात आज के बाद जाएगा, कल जाएगा। तो जब बात होती है आज के बाद की, अर्थात 12 बजे के बाद की जो बात होगी वो अनद्यतन भविष्यकाल के अंतर्गत आती है। लेकिन हम क्या करते हैं? अधिकतर भविष्यकाल के लिए निरट लकार का प्रयोग करते हैं और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं, जो चल जाता है। ठीक है, अगला है ये 6 हो गए। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक, अर्थात पहला लकार वर्तमान काल के लिए, फिर 3 लकार भूतकाल के लिए, 2 लकार भविष्य काल के लिए, अर्थात ये 6 लकार समय को बता रहे हैं। इनके बाद आने वाले 4 लकार केवल क्रिया का प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया का प्रकार। जैसे मैं कहूं आज्ञार्थक काल, आज्ञार्थक काल। ठीक है, आज्ञार्थक काल कौन सा होता है? लोट लकार, लोट लकार। आज्ञा, जब आज्ञा की बात होगी, चाहे आज्ञा दी जाए या ली जाए, तो आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज्ञा देना कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है, ये केवल क्रिया का एक प्रकार है। जैसे मैं कहूं तुम चले जाओ, तो चले जाओ, तो इसमें न वर्तमान काल है, न भूतकाल है और न ही भविष्य काल है, इसमें आदेश है। ठीक है, आज्ञा है, तो आज्ञा के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आइए समझ। ऐसे ही जब हम बात करेंगे विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, तो विधिलिंग लकार क्या है? विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विधिलिंग लकार चाहिए के लिए प्रयोग होता है। जब चाहिए की बात होगी तब हम वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार के अलावा आर्षिलिंग लकार होता है, आर्षिलिंग लकार। ठीक है, तो ये हो गया 5वां नरट लकार, 6वां लुट लकार, यानी कि अनद्यतन भविष्य काल। ठीक है, 7वां होता है लोट लकार चाहिए के लिए, 8वां होता है विधिलिंग लकार और 9वां होता है आर्षिलिंग लकार, आर्षिलिंग लकार। आर्षिलिंग लकार से तात्पर्य आशीर्वाद के लिए। तो जब आशीर्वाद की बात होगी तब हम उसको आर्षिलिंग लकार में रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ते त्वा मंगलानि भूयासु, वे तुम्हारे लिए मंगलकारी होवें। तो जब मंगल कामना आशीर्वाद की बात हो तब आर्षिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम होता है लरंग लकार। लरंग लकार से तात्पर्य है क्रियातिपत्ति काल। क्रियातिपत्ति काल क्या होता है? तो क्रियातिपत्ति काल
10वां। लरंग लकार क्रियातिपत्ति काल। क्रियातिपत्ति काल, तो क्रियातिपत्ति काल से तात्पर्य है जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो। कहने का तात्पर्य एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर क्या है, निर्भर है, तब हम वहां क्रियातिपत्ति काल अर्थात रंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि यदि वह आता तो मैं अवश्य उसके साथ जाता, तो पहले वह आएगा उसके बाद मैं जाऊंगा। अर्थात जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है तब वहाँ लरंग लकार अर्थात क्रियाधिपति काल का प्रयोग किया जाता है। अब ये 5 लकार आपको परिभाषा सहित लिखा दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। अन्य 5 के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया, इनकी परिभाषाएं अगले अध्याय में लिखाई जाएंगी। और तब तक के लिए आपको याद करना है कि गणों को, धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया। उन 10 के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये श्लोक आपको याद है तो तुरंत आप लिख सकते हो कि समस्त धातुएं 10 गणों में विभाजित हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि 10 गणों के नाम क्या हैं, तो भवादि अदादि जोहोत्यादि देवादि स्वादिरेव च तोदादिश रोधादिश तनादिक्री चोरादय अर्थात भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, देवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चोरादिगण। ये 10 गण हैं जिनमें समस्त धातुओं को विभाजित किया गया है। धातुएं काल क्रम के अनुसार चलती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं जाऊँगा, तो जाने का तात्पर्य जाऊँगा तो भविष्य का, तो हमें लकार की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि पूछा जाता है कि लकारों की संख्या कितनी होती है, तो लकार 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 लकारों में से 6 लकार समय को बताते हैं और 4 लकार क्रिया का प्रकार बताते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।